students and parents, Assalamu alaikum. I hope you are taking good care of yourselves and your families and taking necessary precautions by staying home and keeping safe. I am Gule Rana from City High School. I am working as Vice Principal at Medina campus. As you all know that City High School always plays a vital role to provide you quality education with the help of their esteemed staff members. Due to prevailing situation of coronavirus pandemic, it is very difficult to continue the regular activities of school. That's why school administration has decided to initiate the virtual classes from pre-nursery to class 10 to utilize your precious time in a proper way. So that's why I am here to guide you about the summer packs we have given you 2 times in the form of hard copies. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिकॉज प्री नर्सरी टू क्लास 5 स्टूडेंट्स आर वेरी यंग एंड स्मॉल, they are not able to handle the gadgets like laptop or other Android phones. तो इसलिए हमने जो प्री नर्सरी टू क्लास 5 है वो हमने 1 by 1 लेक्चर्स में आपको गाइडलाइन दी है ताकि आप अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, अपने बच्चों को इंगेज करें और जो हमने समर पैक्स 2 टाइम्स आपको दिए हैं उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके उनको इंगेज किया जाए ताकि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें। तो उसके लिए जो है 1 by 1 हमारे हर क्लास के लेक्चर होंगे। 6 to ऑनवर्ड जो है वो टॉपिक वाइज हैं। जूनियर क्लासेस में टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर टॉपिक के लिए आपको उसका ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो इसलिए जो है हम आपको क्लास वाइज इसमें गाइडलाइन दे देंगे। उसके अलावा एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज यू ऑल नो कि हमारा जो स्टडी स्कीम थी वो आफ्टर 10 days ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेशन सस्पेंड हो गई थी और हमने बच्चों को बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं दी थी। तो हमने जो समर पैक दिए हैं एक्चुअली वो बच्चों ने अभी क्लासेस में प्रैक्टिस में नहीं लेके आए, लेकिन ये बात जो है आपको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं टीचर्स और हमारा स्टाफ मेंबर जो है वो बच्चों को प्रॉपर वे में गाइडलाइन देंगे और अंडरस्टैंडिंग अगेन दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग जितना भी हेल्प आउट हो सकता है अपने बच्चों को वो कीजिएगा, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, उनको सेफ़ एंड साउंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे तो हम जो है दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ जो कि स्कूल से रिलेटेड हैं उसकी तरफ आ जाएंगे। तो आई एम हेयर टू गिव यू गाइडलाइन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3 to 5. आई विल गिव यू 1 by 1 गाइडलाइन अबाउट ईच क्लास. First of all, I will discuss class 3. It is the summer pack of class 3. इससे पहले भी हमने आपको एक हार्ड कॉपी दी थी, वो बेस थी MCQs पे और सॉल्व नोट्स के ऊपर। उसके ऊपर ये मैं बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि उसमें पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जस्ट अपने बच्चों को रीडिंग करवाएं और वो उसके रीडिंग के साथ जो है वो MCQs जो है वो सारे सॉल्व कर लेंगे। उसमें ज़्यादा आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं थी और उसके बाद हमने सॉल्व फॉर्म में कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस थी जस्ट यू हैव टू लर्न दोज नोट्स। आपने कुछ पेरेंट्स में कन्फ्यूजन थी कि शायद उन्होंने उनको नीट कॉपीज़ पे, मैंने पहले भी ये बात क्लियर की कि हम वो अगेन क्लासेस में प्रॉपर वर्क होगा तो आपने जस्ट ये बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनको लर्निंग करवानी है और रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करवानी है, नॉट ऑन नीट नोटबुक्स। तो उस वाले का ये पर्पज़ था और उसमें एक आपके एंड पे जो है हमने इस्लामियात में कुछ नाजरा, एज यू ऑल नो कि हम ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे नाजरा का जो है वो पेपर लेते हैं जो कि क्लास 1 to क्लास 5 होता है और उसके कंप्लीट मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं वो 40 होते हैं। तो उसमें आपके जो चीज़ें दी गई हैं उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बच्चों को रेगुलर बेसिस पे उनको लर्न करवाना है और इनके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें हम बिफोर एग्ज़ाम
वी विल टेक एन ऑरल पेपर। उसमें आपकी जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो हम उनसे सुनेंगे, उसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा। और उसमें क्लियर करना चाहूँगी कि उसमें आप लोगों को ट्रांसलेशन तर्जुमा भी दिया हुआ है। उसमें आपने क्लास 1, 2 एंड 3 में तर्जुमे जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। क्लास 4 एंड 5 उसमें जो है वो तर्जुमे के भी मार्क्स हैं, लेकिन क्लास 1, 2 एंड 3 में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो चीज़ें हैं वो जस्ट आपने उनकी अरेबिक लर्न करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 3। उसमें जो है क्लास 3 ये वाला समर पैक जो था बेसिकली एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड था, जो कि हमने आपके साथ क्लासेस में डिस्कस नहीं की। दैट्स वाई हमें ये फील हुआ कि हम आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दें ताकि बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो क्लास 3 में जो है फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑल वाइस प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड कैंपसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। I am Gulerana and here is my also my number, and if you have any confusion related to these class 3, 4 and 5, you can contact me at any time. Okay, next on next page, here we have given you worksheets of 2 subjects, English and Urdu. First of all, this is English subject, and these worksheets are related to your midterm syllabus. And here are some worksheets. First worksheet is following are some words. These letters are not in correct order. Arrange the letters and write correct words. क्लास 3 इस ये आपकी बुक से रिलेटेड ही, सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने कहा है कि लेटर्स आर नॉट करेक्ट ऑर्डर। इट मीन्स कि उन्होंने जंबल करके ऑर्डर डिसऑर्डर में ये वर्ड जो लेटर है वर्ड को डिसऑर्डर में कर दिया है। तो आपने उस लेटर को अरेंज करके तो एक प्रॉपर वर्ड बनाना है और उसकी प्रैक्टिस इस पूरे पेज पे करनी है। तो मैं आपको हर वर्कशीट का स्टार्ट जो है वो सॉल्व करने का बता दूंगी, उससे आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना अपना समर पैक। उसके लिए हमारी फर्स्ट यहाँ पे है सपोज उन्होंने जो जंबल लेटर्स दिए हैं, दोज आर F, E, D, S, T, U, F. These are 7 letters and these are not arranged. ये एक कोई भी प्रॉपर वर्ड आपको नहीं नज़र आ रहा ना, स्टूडेंट्स विल कंफ्यूज। तो आपने पेरेंट्स उनको गाइड करना है कि इनको अरेंज करें और एक प्रॉपर वर्ड बना के दी गई ब्लैंक में लिखें। तो क्या आप गेस कर सकते हैं विच वर्ड इज दिस? ओके, आई विल टेल यू, दिस विल बी स्टफ्ड, STUFFED. Stuff is a proper word. अब देखें 2, 4, 6, 7 लेटर्स से 2, 4, 6 and 7. दिस इज अ प्रॉपर वर्ड स्टफ। तो आपको ये वर्कशीट नंबर 1 में जो दिया गया है उसमें इसी आपने सीक्वेंस में आपने नीचे इसको सॉल्व करना है और प्रॉपर वर्ड बनाना है। ठीक है, आई थिंक सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज वर्कशीट नंबर 2, क्लास 3, verb. As you all know and you have already studied verb. Do you know what is verb? Verb is a doing word. Doing word mean कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं that is called verb. Running हो गई, eating हो गई, I am teaching. At this time I am teaching. तो teaching जो है is a doing word. मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ. It's mean teaching is a teach is a verb
and teaching is also a verb. So on worksheet number 2, here is a paragraph is given. You have to underline the verbs from the following passage. आपने इस पूरे पैसेज को रीड आउट करना है, लेड पेंसिल को पकड़ना है और उसके साथ वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. कुछ एग्जाम्पल्स ऊपर दी भी हुई हैं, सा, ईट एंड रन. तो उनको देखते हुए मैं आपके लिए एक सेंटेंस सॉल्व कर दूंगी, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज ईमान सैट बिसाइड द रोड. तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट है. तो इसमें हमने बताना है विच वर्ड इज अ वर्ब. तो आई थिंक सो ईमान सैट बिसाइड द रोड, सैट इज वर्ब. तो आपने किस वर्ड को अंडरलाइन करना है? सैट. इन दिस पैटर्न you will read this complete passage and underline the verbs. Okay. Next worksheet is worksheet number 3, that is also related to parts of speech, pronoun. Students, do you know about pronouns? I will give you some concept about pronouns. You have already read about nouns. Nouns are naming words and words which we use instead of noun. For example, noun तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 1 में भी, 2 में भी. सपोज अभी आपने लास्ट वर्कशीट में वर्ड पढ़ा था ईमान. ईमान इज अ noun. What is this? Noun. अभी मैंने pronoun की आपको डेफिनेशन बोली थी. Pronoun is a word which is used instead of noun. अगर हमने ईमान की जगह, अभी आप पैसेज भी पढ़ेंगे तो उन्होंने ईमान की जगह, ईमान अगर नहीं लिखा तो उसकी जगह एक वर्ड यूज किया होगा. तो वो क्या यूज करेंगे? They will use she. She is a pronoun. Pronoun is a word which is used instead of noun. So students, in this worksheet you have given 10 sentences. different sentences हैं, एक पैराग्राफ नहीं है. तो उसमें आपने जो है ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, पिक आउट ऑल प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. सेंटेंसेस हैं, इनमें से ऑल प्रोनाउंस, एक सेंटेंस में मोर देन वन प्रोनाउन भी यूज हो सकता है. All pronouns you have to pick out and underline them. First sentence, I am a horse and my name is Black Beauty. In this sentence, how many pronouns are present? Yes, guess. Yes, first one is I. I is a pronoun and I am a horse, and again my name is Black Beauty. My is also a pronoun. These two pronouns are used instead of Black Beauty. So that's why in this sentence we have two pronouns and you will underline both pronouns, I and my. I think so. It is clear to all of you. Next we will move on worksheet number 4. Okay, it is different from parts of speech as we are discussing them. Find a general name for boys, girls and babies is children. कुछ ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम कलेक्टिव नाउन टाइप कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, उस ग्रुप के अंडर वो आ जाती हैं. तो उसको क्या कहते हैं? जनरल नेम. जैसे ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में कौन आता है? सारे इंसान आ जाते हैं. उसमें मैन, वुमेन, गर्ल्स, बेबीज, बॉयज़, गर्ल्स आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग. तो उन्होंने कहा कि जनरल नेम जो है वो बच्चों के लिए, जैसे आप बॉयज़, गर्ल्स, बेबीज़ को कह देते हैं चिल्ड्रन. तो फाइंड जनरल नेम्स. कुछ ग्रुप ऑफ नेम्स दिए हैं, उनके लिए आपने जनरल नेम्स सॉर्ट आउट करने हैं और राइट करना है इन फ्रंट ऑफ दोज ग्रुप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बीन्स, पीस, पोटैटोज. क्या आता है आपके माइंड में? बीन्स, पीस एंड पोटैटोज.
Some students have answer of this question. Yes, vegetable. You will use the answer. You will write here the answer in front of first sentence. Beans, peas, and potatoes. Potatoes तो सबको पसंद है, फ्राइज बनते हैं ना. In front of these names here is a blank line and you will write here, what is this? Vegetable. Vegetable. In this pattern you will complete this page. Next is lilies, roses, orchids. Like this you will write the name of these groups. And next worksheet is worksheet number 5. Complete the story with given words and also write the moral of the story. Here is a story from class 1. आप छोटी छोटी स्टोरीज़ पढ़ना शुरू हो गए हैं और अक्सर आपको आपके पेरेंट्स भी सुनाते हैं. तो ईच स्टोरी हैज़ अ मॉरल, उसका एक नतीजा होता है. तो उसमें जो है वो आपने ये वाली स्टोरी है, पिक्चर्स को देख के आपके जहन में थोड़ी सी आई होगी, आपने ज़रूर किसी से सुनी होगी या किसी बुक में भी उसको रीड आउट किया होगा. ये स्टोरी रिलेटेड टू अ थर्स्टी क्रो. एक क्रो था that is very thirsty. About that crow this story is given and here are some words. वर्ड बैंक आपको दिया हुआ है, नीचे स्टोरी कंप्लीट पैराग्राफ की फॉर्म में है और उसमें ब्लैंक्स दिए हैं पुट करने के लिए वर्ड्स फ्रॉम वर्ड बैंक. सो वी विल रीड आउट दिस स्टोरी एंड कंप्लीट द स्टोरी. Once a crow was very dash. I have already told you that this story is about a thirsty crow. तो crow क्या था? thirsty था. तो क्या इधर कोई thirsty लफ्ज़ है? Yes. 1 2 3 4 5 5th नंबर पे thirsty word दिया हुआ है. तो you will pick this word from here and write here once a crow was very thirsty. इसी तरह आपने देखना है जो suitable word है वो दी गई blanks में आपने put करना है और at the end moral का आपको यहाँ पे वर्ड दिया है. इसका मतलब है कि विच मॉरल यू विल टेक फ्रॉम दिस स्टोरी. तो आपने वो स्टोरी किसी अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसका मॉरल देखना है और उसको यहाँ पे लिख देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो वर्कशीट्स ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन completed and now we'll move on next worksheet that is related to Urdu subject. Okay, I will raise it. मज़े की आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ताकि आप लोग बोर ना हों और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी से इंगेज रहें. नेक्स्ट इज़ उर्दू. इसमें देखें आप डिफरेंट एनिमल्स बने हुए हैं और आप कभी चिड़ियाघर की सैर करने गए? इसी तरह अली एक दिन अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर की सैर को गया. उसने वहाँ पर बहुत सारे जानवर देखे. उसने घर आकर अपनी अम्मी को बताया. आप बताते हैं ना अम्मी को कि स्कूल में आज हमने क्या कुछ किया है. इसी तरह जब वो चिड़ियाघर से गया तो उसने बताया कि उसने कौन कौन से एनिमल वहाँ पे देखे और कौन सी चीज़ें देखी, क्या किया. तो वो कह रहे क्या देखा उसने. फर्स्ट वर्ड उसने कंप्लीट कर दिया आपकी हेल्प के लिए. चिड़ियाघर में डैश है. सबसे पहले क्या ज़हन में आता है आपके? लॉयन, शेर. चिड़ियाघर में शेर है. नेक्स्ट क्या? इस एक्टिविटी देने का पर्पस क्या था कि आप अभी छोटे हैं ना तो आपको अल्फाज बनाने आए. अल्फाज को तोड़कर छोटे छोटे हरूफ की शक्ल में देकर आपको क्या कहा कि कंप्लीट लफ्ज़ बनाएं. तो उसमें उसने नेक्स्ट जो दिया है चिड़ियाघर में डैश है और उसको नेक्स्ट उसने ऑप्शन में क्या दे दिया? उर्दू है तो हम इस साइड से लिखेंगे.
ब्रैकेट के अंदर हे अलीफ प्लस जमा कह देती हूँ थ, ये। अब अली क्या कह रहा है कि उसने चिड़ियाघर में क्या देखा। एक तो उसने शेर देखा था, उसके बाद आप गेस करें उसने क्या देखा। अब उसने अल्फाज को तोड़ दिया है कि क्या आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे। हे और अलिफ को मिलाएं तो क्या बनता है, हे अलिफ हा, और थे और छोटी ये को मिलाएं तो क्या बनता है, थे छोटी ये थी, हाथी। आपने देखे कभी इतना बड़ा एलिफेंट हाथी होता है चिड़ियाघर में। इसी तरह उसने नीचे और डिफरेंट एनिमल्स देखे हैं, आपने सबके नेम को इसी तरह उसने तोड़ के लिख दिया है कि क्या आप सब उनको जोड़कर प्रॉपर लफ्ज़ बना सकते हैं। तो आपने उनको प्रॉपर वर्ड्स के साथ यहाँ पे कंप्लीट करना है इस वर्कशीट को। नेक्स्ट वर्कशीट है जी वर्कशीट नंबर 7। दिए गए अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल करें। अगेन जैसे आपने इंग्लिश में एक स्टोरी कंप्लीट की थी ना, इधर भी इन्होंने दे दी है और उसके नीचे उधर मॉरल था और इधर मॉरल को हम उर्दू में क्या कहते हैं, नतीजा। इसमें भी आप देखिएगा ये एक क्लाउड के अंदर वर्ड बैंक दिया, अल्फाज दिए हैं। अभी आप छोटे हैं ना, खुद से अल्फाज नहीं लिख सकते, इसलिए आपको सामने सारे अल्फाज दे दिए हैं ताकि आप देखें कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगेगा और आपने उसको वहाँ पे लिख देना है। अब ये है एक चूंटी, इधर बनी है फाख्ता। मेरा ख्याल है इन दोनों से रिलेटेड आपको कहानी दी गई है। एक दिन एक चूंटी डैश के किनारे पानी पी रही थी। अब ये वर्ड हम देखते हैं जो ऊपर अल्फाज दिए हैं, उसमें किसके किनारे पानी पी रही, किनारा किसका होता है, तो हम देख लेते हैं। जान, गिर, फिसल, पत्ता, देख, इन सब का तो किनारा ही नहीं है, दरख्त का भी नहीं होता। नदी, जी नदी का किनारा। एक दिन एक चींटी नदी के किनारे पानी पी रही थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नदी। इसी तरह आपने सारे अल्फाज ये कंप्लीट, ये सारे के सारे अल्फाज जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे और आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने नतीजा लिखना है कि आपने क्या देखा इधर, ठीक है। तो वो नतीजा जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश में भी हमने कुछ वर्कशीट्स पढ़ी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। इसी तरह उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके अल्फाज, उनके जो है नेम डिफरेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड आगे वर्कशीट है वो मैं आपको बताती हूँ। उर्दू में जो अल्फाज हैं उनको हम क्या कहते हैं, उर्दू में नाम किसी भी चीज़, जगह या इंसान के नाम को इस्म कहते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया वर्ब का, काम करने का, तो जब हम उसको उर्दू में ले आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ़ेल। किसी काम का करना क्या कहलाता है, फ़ेल। इधर आपको उनकी तारीफ़ भी दी है, किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं और फ़ेल का मतलब है काम। और नीचे दो बॉक्सेस क्लाउड की फॉर्म में दे दिए हैं और नीचे जुमले हैं और आपने दोनों में से अल्फाज में से इस्म और फ़ेल चुनकर प्रॉपर खाने में लिखने हैं। जो दुरुस्त खाना है उसमें आसमान पर जहाज़ उड़ रहा है, आसमान पर उड़ रहा है। देखिए ये फर्स्ट जो है सेंटेंस, पहला फिक्रा, उसमें अब आपको कहा है इस्म और फेल। उन्होंने तो इस तरह से आपको क्लाउड बना दिए हैं, आपने उन क्लाउड्स के अंदर इसमें से लिखे। अब देखिए आसमान क्या है, काम करना, नहीं नहीं, ये तो नाम है ना, तो ये क्या होगा, इस सब में हम इस वाले में लिख देंगे आसमान पर जहाज। जहाज भी मुझे लग रहा है किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी
इसी बॉक्स में हम लिख देंगे जहाज़। क्या कर रहा है जहाज़? उड़ रहा है। तो उड़ रहा जहाज़ क्या काम कर रहा है? उड़ रहा। तो अभी आपको मैंने कहा किसी काम करने को हम फेल कहते हैं, तो उड़ रहा को हम चलो जी, ठीक है, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया। इसी तरह आपने 5 सेंटेंसेस हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुगती है, बाजी कपड़े धो रही है, शेर बकरी को खा रहा था। आपने ये कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 9। इसमें भी आपको अल्फाज, अभी ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको इसलिए दी हैं कि आप जूनियर क्लासेस में हो, आपकी बेस बने, आपकी उर्दू और इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो देन ही आप इंडिपेंडेंटली कुछ लिख सकोगे। अल्फाज को तोड़ना, तोड़ के जोड़, ये आपके अच्छे होंगे तो आपकी इमला होगी अच्छी, बेहतर हो जाएगी, और इसी तरह आप अपने इमला के पेपर में अच्छी राइटिंग कर सकेंगे। इसी तरह इधर भी अल्फाज दिए हुए हैं, उनको मिला के आपने जिस तरह आपने हाथी बनाया था, आपने इस बॉक्स में से ढूंढने हैं। और आपकी एक और हेल्प कर दी है टीचर ने इधर कि यहाँ पे आपको नीचे वर्ड्स दे दिए, आपको ये नहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने से नहीं ढूंढने पड़ेंगे। आपने सबसे पहले यहाँ से एक लफ्ज़ पकड़ना है और उसको इन लफ्ज़ों में से जोड़ के तो उसको बना देना है। एक जो है वो आपकी हेल्प के लिए टीचर ने कंप्लीट कर दिया है। ये देखें, दाल रे हे ते, ये क्या बनता है? दरख्त। तो आपने इस तरह से सर्कल कर देना है। इसी तरह सूरज, चांद, घास, हवा, फूल, ये आपने इसी बॉक्स में सारे हैं, ये नहीं है कि इसमें हाफ है, ये पूरे हैं। इस पूरे के पूरे अल्फाज जो दिए हुए हैं ये सारे इस बॉक्स में मौजूद हैं। आपने पेंसिल के साथ उस लफ्ज़ को ढूंढना है और उसके गिर्द दायरा बना देना, ठीक है। सबसे मज़े की एक्टिविटी ये है क्रिएटिविटी। हम कहते हैं ना, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है उर्दू इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में क्रिएटिविटी का, राइटिंग का, तो उसमें आपके लिए ये वर्कशीट बहुत हेल्पफुल होगी। आप इस तरह की और वर्कशीट्स भी डेवलप करके बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 10 है जी, अपने किसी बड़े के साथ किसी दिन सुबह की सैर के लिए किसी बाग में जाएं। आजकल वैसे तो आप लोग बाहर जा नहीं रहे, तो मॉर्निंग वॉक तो कर सकते हैं ना, और सुबह की सैर पर मजमून तहरीर करें जिसमें दर्ज झैल सवालात के जवाबात मौजूद हों। आपको एक और हेल्प इधर से ये मिलेगी, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को पैरा की शक्ल में लिखेंगे तो आपका एक मजमून बन जाएगा। उसमें क्या है, सवाल कौन कौन से हैं? आप किसके साथ बाग में गए, आप किस वक्त सैर के लिए गए। आप इसका डिटेल में जब आंसर लिखेंगे तो वो लाइंस बनती जाएंगी और एक कंप्लीट पैरा बन जाएगा। बाग में जाकर कैसा लगा? देखिए ना, अब आपको स्कूल जाकर अच्छा लगता था और अब आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि हमारे स्कूल ओपन नहीं हो रहे, उसको मिस कर रहे अपने फ्रेंड्स को, तो आपको अच्छा लगता था ना। इसी तरह आपने अपने बाग में जाने के वक्त जो आपकी फीलिंग्स थी, वहाँ पहुँचकर आपने क्या फ़ील किया, वो आपने यहाँ पे लिखना है। हवा कैसी थी? देखिए सुबह की सैर है तो सुबह को तो आपको पता मज़े मज़े की साफ़ शफाफ हवा होती है, तो उसके बारे में। नेक्स्ट है, परिंदे क्या कर रहे थे? वहाँ पे अगर परिंदे थे तो वो क्या कर रहे थे? बाग में आपने क्या महसूस किया और सुबह की सैर के फ़ायदे। अक्सर आपने सुना होगा कि टीवी पे आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि सुबह की सैर जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल भी जैसे हमारी सिचुएशन चल रही है, इसमें डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि एटलीस्ट हाफ एन आवर की डेली वॉक करें, तो उसके फ़ायदे हैं तो ही कह रहे हैं। इसीलिए आपने इस मजमून को अच्छा सा करके एक पैरा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट D3 क्लास हमारी वर्कशीट्स तो हो गई कंप्लीट, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नोट्स हैं आपके यहाँ पे गिवन है फ्रॉम दिस पेज। सब्जेक्ट वाइज है, इंग्लिश है सबसे पहले, उसमें आपको 2 यूनिट्स के कंप्लीट नोट्स हैं। जस्ट आपके ऊपर आपको दी हुई है इंस्ट्रक्शंस, लर्न एंड प्रैक्टिस गिवन नोट्स ऑन रफ रजिस्टर, नॉट ऑन इन नीट कॉपीज, ठीक है। नोटबुक्स पे नहीं आपने करना, ये रफ रजिस्टर पे। इट शुड बी क्लियर कि आपको नीट कॉपीज़ पे टीचर्स काम क्लास वर्क जैसे पहले करवाती थी वही करवाएंगी, लेकिन आपने ये जस्ट लर्न करने हैं। और अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो यू विल यूज़ रफ रजिस्टर। सो
2 यूनिट्स आपको दे दिए हैं, नेक्स्ट आपको एक लेटर भी दे दिया है और एक स्टोरी भी। डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मटेरियल है। बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के दिए हुए हैं। इसके बाद एक्टिविटीज़ भी दी हैं, वो आप बुक पे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन है। सोशल स्टडी है, इस्लामियात एंड उर्दू। और इस्लामियात की मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने स्पेशली फोकस करना है अपने नाज़रे वाले, हिफ्ज़ वाले पोर्शन पे। उस पर आपको 100% लर्निंग होनी चाहिए। देखें, उससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और उर्दू के लिए स्पेशली आपको जो पिछला सफ़र पैक था उस पर राइटिंग प्रैक्टिस के पेजेस थे, वो आपने लाजमी करने हैं ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो और आप अच्छा सा लिख सकें। आप स्टडी से इन टच नहीं थे, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास 3 एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्लास 4th क्लास। ठीक है, आई थिंक सो। अब जो है it will be easy to understand you all things because क्लास 3 मैंने बहुत ज़्यादा डीपली और थॉरोली आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। तो इसी पैटर्न पे हम क्लास 4 और 5 का होमवर्क गिवन है, तो उसको भी हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन क्लास 4th। 3 क्लास का तो मेरा ख्याल आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जो बच्चे क्लास 3 में हैं। अब हम क्लास 4th को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, टेक आउट योर समर पैक जो कि वर्कशीट्स वाला है। क्लास 4th, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज नंबर्स, ऑल वाइस प्रिंसिपल्स, कॉन्टैक्ट नंबर। आप जिस भी कैंपस में हैं, आपकी प्रिंसिपल का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और आप किसी भी टाइम इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। आई थिंक सो कि आपको मैंने हर पेज के बारे में गाइडलाइन दे रही हूँ, तो आई थिंक सो कि क्लियर हो जाएगा। फिर भी इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 4 थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया तो डिफ़िकल्ट भी हो गया जी। क्लास 4, क्लास 3 के बच्चे बड़े हो गए और वो क्लास 4th में आ गए हैं। फर्स्ट वर्कशीट इज अगेन related to subject English. The letters in the word below are jumbled. We call these words anagrams. Yes, class 4th आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक सो ये वर्ड सुना होगा anagrams। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें भी लेटर्स जो हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी है ना टीचर ने, ताकि आपको मैक्सिमम वर्ड्स की वोकेबलरी आ जाए। तो उसमें जो है इस एक्टिविटी को हम वैसे जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो उसमें उन्होंने आपको लेटर्स जम्बल्ड फॉर्म में दे दिए हैं और उसको आपने अरेंज फॉर्म में लिखना है। और अरेंज फॉर्म को क्या कहते हैं? एनाग्राम्स। अब उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी, ब्रेड इज एन एनाग्राम ऑफ BEARD, बियर्ड। हालांकि ये भी वर्ड होता है, लेकिन वो जो है उन्होंने आप इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप जो एक ही वर्ड है एक से ज़्यादा अल्फाज भी बन सकते हैं। तो आपने देखना है जो सूटेबल प्रॉपर वर्ड्स विच हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग वो आपने बनाना है। आपको ब्रेड का तो उन्होंने दे दिया है, फर्स्ट में आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज DAIS। ये क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा। तो आप अक्सर अपनी बुक्स में वर्ड पढ़ते हैं SAID, सेड। टीचर सेड, ही सेड, तो ये वर्ड है ना, इसका तो एक प्रॉपर मीनिंग है। तो ये आपने उसको अरेंज फॉर्म में करना है। इसी तरह आपके ये यहाँ पे 8 वर्ड्स हैं विद जम्बल लेटर्स। You have to arrange these letters and you will make proper word. Next worksheet number 2. Search the answer to the following descriptions from the word bank and write in the given spaces. These are some given words and these are descriptions related to these words. I think so these are some professions which are given in this cloud. You have to
read out these explanation and guess which profession is related to this explanation. Okay, first word is, these words are chef, dentist, butcher, nurse, teacher, doctor. तो हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन दी गई है. अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक. आजकल की सिचुएशन में जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो उनको हैंडल कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर. तो द आंसर या प्रॉपर वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट इज डॉक्टर. यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन डॉक्टर. डॉक्टर आपने इसके सामने यहाँ से दिए हुए हैं, कुछ अपने से आपने नहीं लिखना, वो इसके आगे जैसे फर्स्ट सेकंड पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल इन अ हॉस्पिटल इज आ. लुक्स आफ्टर, एक तो करता है ट्रीट और एक करता है लुक आफ्टर. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है. जो लुक आफ्टर करते हैं वो नर्स होती है और जो ट्रीट करती है या करता है वो डॉक्टर होता है. ठीक है, ओके. नाउ वी विल मूव ऑन वर्कशीट नंबर 3. क्लास 4th, बी सीरियस. अब आप बड़े हो गए हैं तो थोड़े थोड़े आपके लिए टफ सब्जेक्ट से रिलेटेड टफ वर्कशीट्स आ रही हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इन वर्कशीट्स को सॉल्व करना है और आपकी बुक में भी ये टॉपिक दिए हुए हैं. वर्कशीट नंबर 3 इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. आपको आई थिंक सो कि ये नहीं पता. इसी तरह इंग्लिश में भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं. तो आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन दे दी, द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. सब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन या कोई चीज़ जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट. एंड व्हाट वी आर डूइंग, प्रेडिकेट व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट और व्हाट सब्जेक्ट डिड. जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या किया जा रहा है, दैट इज प्रेडिकेट. उसमें आपने सेंटेंस 2 पार्ट्स पे है. डिवाइड द फॉलोइंग इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आपने नीचे 2 ऑप्शंस भी दे दी है. उसमें आपने सब्जेक्ट में लिखना है सेंटेंस का कौन सा पार्ट आएगा और प्रेडिकेट का कौन सा है, वो आपने यहाँ पे राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज, लुक एट योर समर पैक्स एंड रीड आउट दिस सेंटेंस. माई फादर climbed a very high mountain yesterday. Here, about which person is we are talking about? My father. Father के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो what will be the subject? My father will be the subject. तो आप subject के आगे लिखेंगे my father. The remaining action which is done by father climbed a very high mountain yesterday, that will be predicate. ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको. तो आपने ये वाला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ये 4-5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं प्रॉपर वे में. यस, अगेन क्लास 4th, वर्कशीट नंबर 4. रीड द पैराग्राफ एंड द आंसर द क्वेश्चंस. यस, this is not a new thing for you. You have done it in your class 3. That is comprehension. ठीक है, आपने क्लास 3 में भी ये प्रैक्टिस की थी कि कॉम्प्रीहेंशन होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके एंड में उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की होती है कि आइदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पैराग्राफ और नॉट. If you have understanding, then you will be able to write the answer of those questions. तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पे एक पैरा दे दिया है और उसके नीचे हमने 5 क्वेश्चंस हैं. तो हमने इस पैरा में से रिलेटेड टू दिस पैरा ये क्वेश्चंस के आंसर्स इसी में से फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे वन बाय वन उनके आंसर्स लिखने हैं. सपोज, व्हाई वर द लॉयन एंड बियर फाइटिंग. आई थिंक सो दिस पैरा इज अबाउट लॉयन एंड बियर. तो वो कह रहे हैं कि वाई वर द लाइन एंड बियर फाइटिंग. आई थिंक सो अगर आप पैरा को रीड आउट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है,
a lion and a bear were fighting for possession of a kid. ठीक है, तो वो आपने इसी से रिलेटेड देखना है। पैरा में जो आंसर है उसको उसी में आपने, हाँ जी, एक बात क्लियर आपने जहन में रखनी है कि आपने टेंस वही यूज़ करना है जो क्वेश्चन में पूछा है, उसी टेंस में आपने उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप इस पैरा को अच्छी तरह से रीड आउट कीजिएगा और नेक्स्ट इनके आंसर्स 1 बाय 1 यहाँ पे राइट कीजिएगा अच्छी और नीट हैंड राइटिंग में जी। स्पेशली 4th क्लास यू आर ऑल्सो यूजिंग लेड pencil in mid-term. Yes, you will use for completion of your summer pack lead pencil. Okay. Next worksheet number 4. ये तो बच्चों वाली, बहुत छोटे से बच्चों वाली वर्कशीट लग रही है मुझे, लेकिन चले एनी हो, आपकी मैंने अभी आपको बताया था कि इन छोटी चीज़ों से आपकी बेस बनेगी। ये भी आपकी बुक, टेक्स्ट बुक जो है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने इनको बहुत गौर से, ये नहीं देखना कि बहुत इजी है तो हम इस पर फोकस ना करें। ये आपकी बेस बनाएंगी, राइटिंग बनाएंगी, लेटर्स की फॉर्मेशन बनाएंगी। तो इसमें फर्स्ट जो वर्कशीट नंबर है उसमें देखें कितने मज़े की बात लिखी है कि अलिफ मद आ। वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश सब्जेक्ट, नाउ उर्दू में सबसे पहले ये देखें उन्होंने लिखा है अलिफ मद आ, ऐसे करके लिख दिया। बाग में झूला झूल रहा है। आप भी झूले लेते हैं ना, बाबा गाड़ी में आते हैं तो हमें फ़ौरन से पहले भाग के बैठ जाते हैं, हमें झूले दे दे। इसी तरह अलिफ मद आ भी जो था वो बाग में गया और वो झूले ले रहा था। सारे हरूफ उसके पास खड़े थे, वो सबकी कोशिश थी कि हम भी इसी की तरह झूले लें, लेकिन उसने कहा कि आप में से कुछ उसने अपने फ्रेंड्स बनाए और उनको कहा कि आप मेरे साथ आके झूले में बैठ सकते हो, और कुछ को कहा आप नहीं बैठ सकते। जिनको उसने सेलेक्ट कर लिया उनको जब उसने साथ बिठाया तो वो एक प्रॉपर वर्ड बन गया, उर्दू का लफ्ज़ बन गया हरूफ की मदद से। तो अलिफ मद आ ने किसी को तो पास आने दिया, किसी को नहीं आने दिया। तो उसने सबसे पहले किसको बुलाया था, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो फिर हम उसको फॉलो कर लेते हैं। उसने जीम को कहा आ जाओ और मेरे झूले में बैठ जाओ। तो अब वो झूला जो था उसमें दोनों मिलके बैठे हैं, तो वो दोनों को हम इकट्ठे लिख देंगे, तो वो लफ्ज़ क्या बना, आज। ठीक है, इसी तरह आपने देखना कौन कौन से अलिफ मद आ के दोस्त थे और उसने किस किस को बिठाया, और आपने वो ढूंढ के इसी तरह उसके सर्कल के आगे लिखने हैं। सपोज अलिफ मद आ है, एक मैं आपको करके बता देती हूँ। उसने गाफ को बुलाया, क्या लफ्ज़ बनता है फिर, अलिफ मद आ और गाफ आग। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह आपने ये कंप्लीट कर लेना पेज। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए अल्फाज देखें और फिर उनको ये खाने बने हुए हैं में तलाश करें। मिसाल के तौर पर ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं अल्फाज ढूंढें और लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। आपने ये अल्फाज नीचे दिए हुए हैं, नहीं, मेहनत, खेत, सेहत, बहुत, फूल, और उनके यहाँ पे हरूफ दे दिए। आपने देखना है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आपने लफ्ज़ बनाना है जैसे आप लिखते हैं, ये ऊपर से नीचे भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने ये जैसे ये एक हमने सर्कल कर दिया है, नहीं, नून है, ये नून गुन्ना नहीं, तो आपने ये वाले लफ्ज़ जो है, अब ये देखिए ये तो इस साइड पे था, अब इस साइड पे अगर लास्ट वाली लाइन में देखें, मीम है नून ते, अगर आपको जोड़ आते होंगे तो तभी आप अल्फाज बनाएंगे, तो वो बन जाएगा मेहनत। तो आप इस साइड पे उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जितने भी अल्फाज हैं वो आपने इसके अंदर ढूंढने हैं और उनके इर्द गिर्द दायरा लगाना है। वर्कशीट नंबर 3, ये देखिए बड़ा सारा करके ये बना दिया। ये क्या है, जब आपके एग्जाम होते हैं ना, हर लाइन के आगे ये सवाल या निशान होता है, ये निशान होता है, इसको क्या कहते हैं, सवाल या निशान।
अच्छा ठीक है, एक कार्टून भी बना दिया और उसको कह दिया मेरा नाम सवालिया निशान है। वो कह रहा है कि ये सवालिया, जब कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके आखिर में मेरी अलामत, इसको अलामत कहते हैं। किस चीज़ की अलामत है? सवालिया निशान की। कोई से 5 ऐसे जुमले लिखे जिनके आखिर में सवालिया निशान आता हो। सवालिया निशान कहाँ पे आता है? जिस किसी जुमले में हम किसी से सवाल पूछते। कैसे? अक्सर बड़ों को जब बच्चे मिलते हैं तो वो सबसे पहले उससे या तो उनका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, ये भी एक सवाल है। आप किस जमात में पढ़ते हो, आप किस जमात में पढ़ते हो भी एक सवाल है। आप जब भी इस तरह के कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, आप का क्या नाम है, ये एक सवाल है। तो उसको हम क्या है, इसके एंड पे क्या करेंगे, ये चीज़ हमें बता देगी कि किसी ने हमसे सवाल पूछा और हमने इसका उसको जवाब देना है। ठीक है, तो आपने अपने से कोई से भी छोटे बड़े सवाल या कोई से 5 जुमले अपने जहन में लेके आने हैं और ख़ुद से लिखने हैं। इसमें आपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4। इसमें है जी आदिल। आदिल आ गया एक बच्चा, जिसका नाम 4th क्लास में आदिल होगा वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आदिल को बोलने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो हमेशा बोलते हुए अल्फाज की तरतीब बदल देता है। आदिल ने कुछ जुमले बोले, इन जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करे। हमने इंग्लिश में भी लेटर्स को किया था अरेंज, यहाँ पे हम अल्फाज को करके एक जुमला बनाएंगे। ठीक है, उधर हमने लफ्ज़ वर्ड बनाए थे, इधर वर्ड्स को मिला के तरतीब दे के हम पूरा जुमला बनाएंगे। उसमें फर्स्ट है चहारम आदिल पढ़ता में जमात है। इसमें देखिए कोई तरतीब नहीं आ रही ना, तो समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या बात की आदिल ने। तो हम इसको देखते हैं और इसकी तरतीब बनाएंगे और ये जुमला क्या बनेगा, आदिल तरतीब देंगे तो क्या बनेगा, आदिल चहारम जमात में पढ़ता है। ये एक प्रॉपर जुमला बन गया। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी सेंटेंसेस को भी तरतीब दे के तो प्रॉपर जुमले बना के यहाँ पे अच्छी सी राइटिंग में लिख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी अगेन इंग्लिश में हमने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ी थी, उसी चीज़ को हम उर्दू में क्या कहते हैं, तफहीम इबारत। उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, इबारत दी होती है और उसके नीचे कुछ सवालात उसी इबारत से मुतल्लिका ही दिए होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना होता है, इबारत को गौर से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। उसमें सुमेरा का घर शादाब नगर में एक बाग के सामने वाक़या था। उनके घर और बाग के दरमियान एक सड़क थी। सुमेरा अपने कमरे की खिड़की से बाग को बासानी देख सकती थी। अब आपके जहन में सुमेरा के घर और उसके बारे में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो आ रही हैं, तो जब आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप उससे रिलेटेड आंसर दे देंगे। अभी जो मैंने आपको जितना पैरा पढ़ के बताया है उसमें फर्स्ट सवाल उन्होंने जो किया, सुमेरा का घर कहाँ था। यस, एनीबॉडी कैन आंसर। उसमें आप बताएंगे सुमेरा का घर शादाब नगर में एक बाग के सामने वाक़या था। सिंपल, ये आपने आंसर लिखना है और इसी तरह आपने बाकी छोटे छोटे जो सवालात हैं उनके भी जवाबात ढूंढ के तो एंड पे लिख देने हैं। ठीक है, चलें जी, 4th क्लास हमारी वर्कशीट्स तो हो गई कंप्लीट। इसके बाद अगेन जैसे मैंने आपको क्लास 3 का बताया है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं
ये जो आपको दिए हैं कि आप लर्न करें और उनकी प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट वाइज है, इंग्लिश के हैं, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और देन एक्टिविटीज़। यू कैन राइट एक्टिविटीज़ ऑन योर बुक के ऊपर आप लेड पेंसिल से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको मैं दोबारा से ये कहूँगी कि आपने ये नोट्स अपनी नीट कॉपीज़ पे नहीं लिखने, वो आपको टीचर्स क्लास में दोबारा करवाएंगी। आपने वरीड नहीं होना, कुछ भी मुश्किल लगे तो उस चीज़ का आपने पूछ लेना है, या जब आपके स्कूल ओपन होंगे आपने कंसल्ट करना है, टीचर्स आपको अगेन एक्सप्लेन करेंगी ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे भी दिया है और लेटर भी दिए है, ठीक है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथ्स 4th क्लास आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने टेबल्स पे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली आपको टीचर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगी, लेकिन जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस हैं, तो वो आपने उसकी प्रैक्टिस रजिस्टर पे बहुत ज़्यादा करनी है। अदर देन योर बुक्स, आपने बुक से हट के भी अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। और अगेन एंड पे इस्लामियात है और उससे रिलेटेड क्लास 4th यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि क्लास 4th में जो नाज़री का पेपर है उसमें उनके तर्जुमे भी सुने जाएंगे। नमाज है या कलमा है, उसका जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो आपने वहाँ से क्लियर करना है और उनके तर्जुमे भी आपने अरबी के साथ साथ याद करने हैं। क्लास 3 तक जो है वो जस्ट अरबी याद करनी है, हिफ्ज़ पोर्शन है, और इसमें आपने उनके तर्जुमे भी याद करने हैं और उनके भी मार्क्स हैं। अगर आप अच्छे तरीके से याद करेंगे you will get 40 by 40 inshallah. Okay, this is all about class 4th. Now we will move towards class, last one is 5th. Okay, I will raise, sorry. These information are all about class 4. That's why I'm raising it. Next, class 4. Again, on first page, principal's contact numbers are present. And next, we will move towards subject English. Worksheet number 1. Class 5. अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, तो अब आपके लिए उससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ हैं। आपने काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के जो हैं वो क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ लिए हैं, तो उन्हीं को आपने रिकॉल करना है अगेन, और अपनी वर्कशीट नंबर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिकॉल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मेक, ये अब आपके लिए एक नई चीज़ नहीं है, ये आपने इसको ऑलरेडी जो है ये पढ़ चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मेक लिस्ट ऑफ नाउन्स, 1 क्लास में भी नाउन को आप पढ़ लेते हैं, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज दे दिया है। और पहले तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते थे, वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया, अंडरलाइन द वर्ब्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेस, पिक आउट प्रोनाउंस फ्रॉम दीज सेंटेंसेस, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, आपको मिक्स कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए। उसमें आपने नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। वन डे मार्लिन एंड विजर्ड केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैलीज ऑफ वेल्स एंड पास अलॉन्ग द स्टोन वे टू लंडन। अब फर्स्ट सेंटेंस में आपने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी नाउन्स आर प्रेजेंट, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। और ये भी हो सकता है कि कोई 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, थर्ड वन ना हो, या एक ही हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि all 3 parts of speech are present in each sentence. So, one day Marlin. Marlin क्या है? Name. Naming words को क्या कहते हैं हम? Noun. Wizard is also name. तो आप इसको ये देखें, इसको सॉल्व करना है आपने। नीचे nouns, pronouns और adjectives की स्पेस दे दी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से Marlin MARLIN उसको लिखना है यहाँ पे, then you will put comma or then you will write here wizard. Yes, one thing more,
इस चीज़ को आपने अपने माइंड में हमेशा रखना है कि जब प्रॉपर नाउन हम लिखते हैं वी विल स्टार्ट द नाउन विद कैपिटल लेटर। तो मार्लिन और विज़र्ड दोनों के स्टार्टिंग लेटर जो होंगे वो आप कैपिटल लिखेंगे। केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैलीज। अब एडजेक्टिव के बारे में अगर आपके जहन में हो तो दैट इज़ क्वालिटी अबाउट नाउन, क्वालिटी ऑफ नाउन, ठीक है। तो डीप जो है एंड ग्रीन बोथ आर एडजेक्टिव, वैली के बारे में बता रहे हैं ना, और ये आपने एडजेक्टिव में लिख देना है डीप एंड ग्रीन। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। नाउ इसी तरह से दिया है और आगे लाइन है। नेक्स्ट इज प्रोनाउन, and last one is adjective. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है वर्कशीट बट यू आर मेच्योर इनफ कि आप, मुझे पता है बच्चे अच्छे बच्चे हैं ना हमारे स्कूल के, तो वो सॉल्व कर लेंगे इसको जैसे मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, नाउन में हम जैसे लिखेंगे मार्लिन, MARLIN, then you will put here comma for next word wizard, WIZARD, ठीक है, clear? Okay, next is pronoun. I think so in this sentence no pronoun is present, so हम नहीं लिखेंगे, जब कहीं आएगा then next sentence is starting with he is pronoun. Yes, you can write here he, ठीक है, क्लियर? मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो जाए तो आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ। एडजेक्टिव है, उसमें आप डीप, and next green, ठीक है। In this way you will complete your worksheet. Okay, clear? Next, worksheet number 2. Do you remember what an abbreviation is? Yes, you have already read about abbreviation in class 4th in your textbook. वहाँ पे एक एक्टिविटी थी, आई रिमेंबर, कि वो एब्रीविएशन से रिलेटेड थी, तो आपको कुछ कुछ जहन में होगा। व्हाट इज़ एन एब्रीविएशन? एब्रीविएशन इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग। अगर हम किसी चीज़ को उसकी छोटी फॉर्म में शॉर्ट करके लिखते हैं तो दैट इज़ नोन एज एन एब्रीविएशन। Usually only the important words have their initial letters in the abbreviations. जो important words होते हैं उनके letters, जो initial start वाले letters को हम लिख के तो एक abbreviation बना देते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि क्या लिखा हुआ। अक्सर आप qualification लिखते हैं about your teacher, आप अपनी टीचर की qualification अक्सर लिखते हैं ऐसे my best teacher में he is an MA, ठीक है। What is a MA? मुझे तो नहीं पता। तो M से क्या है? मास्टर्स, A से मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इसी तरह इसको कहते हैं एब्रीविएशन। एग्जाम्पल दी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इज़ नॉट BOA बट BA। इसमें अभी आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऑफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई वी यूज़ इनिशियल लेटर ऑफ बैचलर B एंड आर्ट्स A, BA। BA इज एब्रीविएशन ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स। राइट एब्रीविएशंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज मास्टर ऑफ साइंस, अभी मैंने आपको MA की एग्जाम्पल दी थी, दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो जब साइंस में आएंगे तो हम A की जगह साइंस का SC लिख देंगे, मास्टर ऑफ साइंस MSc। हम उसको फर्स्ट वन जो ब्लैंक है उसमें क्या पुट करेंगे? M.SC। तो जब भी किसी की क्वालिफिकेशन के बारे में MSc लिखा होगा तो दैट मीन्स के शी इज़ और ही इज़ मास्टर्स इन साइंसेस, ठीक है। साइंस किसी भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं,
तो अभी आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ट्रेड यूनियन, साउथ ईस्ट, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो भी दी हुई। तो यू हैव टू कंप्लीट this worksheet like this. Okay, next we will move on worksheet number 3. Yes, that is also a bit difficult. That is about transitive verbs and intransitive verbs. You have already learned about verbs. These are types of verbs. आप पढ़ते हैं ना टाइप्स भी डिफरेंट चीज़ों की, तो वर्ब्स की भी टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है, कोई भी वर्ब होगा उसके रिलेटेड कोई चीज़ आगे ऑब्जेक्ट अगर दिया है, दैट विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वो वर्ब जो है किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा या इस तरह से, तो देन वी कॉल इट intransitive verb. For example, the girl painted a picture. The girl painted a picture. The girl painted for example, मैं यही लिख लेती हूँ, इतना ही सेंटेंस। What does it mean? Girl painted, गर्ल ने कुछ पेंट किया है। अब मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, गर्ल का वर्ब तो पता चल गया है कि उसने काम कौन सा किया, पेंटेड। तो क्या चीज़ पेंट की है? वॉल को पेंट किया है। किस चीज़ को किया है? पिक्चर बनाई है। तो देन आपको ये क्लियर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे in this sentence we will say this sentence is verb is intransitive. Intransitive because object has verb has no object, ठीक है। तो आपको कंप्लीट सेंस नहीं मेरा ख्याल थोड़ी सी आ रही कि इसमें आप कोई भी ऑप्शन आगे यूज कर सकते हैं। बट if I write here the girl painted a picture, I think so it is clear now. The girl painted a picture. गर्ल ने क्या पेंट किया? पिक्चर पेंट की है। तो पिक्चर इज अ ऑब्जेक्ट। Now we will remove this word in, then it will become transitive verb, ठीक है, because it has an object. Clear? तो अब आपने ये देखना है, ये sentences दिए हुए हैं। If the sentence has an object then it will be transitive verb. अगर उसके आगे object नहीं है वो then आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? intransitive verb. तो इसमें जो है आपने इस सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को ऊपर वाले कॉलम में लिखना है लाइंस में, और इंट्रांजिटिव वर्ब को नीचे वाली लाइंस में लिखने, ठीक है। क्लियर? अगेन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई भी हुई तो आप किसी भी टाइम अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगेन कॉम्प्रीहेंशन आपने क्लास 3 से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, सो दैट इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। फर्स्ट आपने इस पैसेज को प्रॉपर वे में पढ़ना है। रिको's क्लास went to the school carnival today. It was a lot of fun. ये सारा आपने पढ़ना है। और where did Rico's class go? फर्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ पे गए थे? तो आपने उसी टेंस को यूज़ करते हुए आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं पैरा से और यहाँ पे लिख लेने हैं। क्लास 5, yes, you will use blue ink pen for writing. Your writing should be neat and clean. Yes, last worksheet of English is related to your prevailing situation.
दैट इज़ अबाउट कोविड-19, अबाउट कोरोना वायरस, जो कि आजकल आप अपने बड़ों से सुन रहे हैं कि क्या है, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह की कुछ, एंड थोड़ी बहुत तो आपको हाउ नाउ है। तो वो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लाने के लिए आप उससे कंसर्न इंफॉर्मेशन हासिल करें, और ये आपने एक्टिविटी जो है वर्कशीट इसको सॉल्व करना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन कोरोना वायरस, कोविड-19 भी उसको कहते हैं, इन विच द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आप इन आंसर्स को ही कंप्लीट लिखते जाएंगे इन शेप ऑफ पैराग्राफ, तो देन एन ऐसे जो है वो बन जाएगा। उसमें आपने क्वेश्चन यूज़ करने हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट कोरोना वायरस। इतनी ज़्यादा ढेर सारी डिस्कशंस आप सुनते हैं पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से। यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस नाउ डेज, आप लोग खुद बड़े कॉन्शियस हुए हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, दीज आर ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड कोरोना वायरस। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को मिला के एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। उसमें फर्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं। विच प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड वी टेक टू अवॉइड कोरोना वायरस, हम इससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ हाउ शुड वी स्पेंड आवर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, अब आपको भी पता चल गया होगा कि लॉकडाउन क्या है। तो हमारा अपना जो टाइम है वो हमें किस तरह से स्पेंड करना चाहिए। वी शुड स्पेंड आवर टाइम इन हेल्दी एक्टिविटीज़, ठीक है। पढ़ना है, सिर्फ गेम्स और मोबाइल्स नहीं यूज़ करने आपने। ओके, 5th क्लास, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वर्कशीट दैट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट उर्दू। बेसिक आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसलिए टीच कर रहे हैं कि आपके बेसिक्स जो है वो वीक ना हो, आप उनसे इन टच रहें और उसी में इम्प्रूवमेंट आपकी आती रहे। अब इसमें भी आपके जो है वर्कशीट नंबर 6 है, उर्दू की है। उसमें आपको दिया है कि जो ज़माना गुज़र रहा हो उसे हाल कहते हैं। जो आज अभी मैं काम कर रही हूँ, इस ज़माने को, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, हाल। जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट प्रीवेलिंग सिचुएशन। आजकल जैसे कोरोना वायरस की है तो उसको हम कहते हैं आजकल। आजकल का मतलब हाल में, जो टाइम गुजर जाता है उसको क्या कहते हैं, माजी, पास्ट। और जो आने वाला होता है उसको मुस्तकबिल कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, टीचर ने उर्दू में भी इंग्लिश में भी बताया हुआ है आपको। तो आपने जो है उसमें दो तरह के टाइम को डिस्कस किया है, हाल को और माजी को। जो ज़माना गुजर रहा है उसे हाल कहते हैं। मसलन माँ ख्वाब देख रही है या मैं पढ़ा रही हूँ। वो ज़माना जो गुज़र चुका हो, ख़त्म हो चुका है, वो माजी कहलाता है। मसलन उसी को उन्होंने माँ ख्वाब देख रही है। मसलन माँ ने ख्वाब देखा था तो वो पहले देखा था ना, काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या है, माजी। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, हाल। और मैंने पढ़ाया, वो क्या हो जाएगा, माजी। तो दिए गए माजी के जुमलों को हाल के जुमलों में तब्दील कीजिए। ये माजी के दिए। और जैसे अब आजकल आप स्कूल नहीं जा रहे ना, मैं स्कूल जाती थी, तो आजकल आप घर में हैं, तो वो आप माजी में जाती थी, अब नहीं जा रही, ठीक है। माजी के जुमले में इसको हाल के जुमले में तब्दील करना है इंशाल्लाह। आप ये देखें ना, वही हमारे स्कूल से रिलेटेड आ गया कि मैं स्कूल जा रही थी। मैं स्कूल जा रही थी। ये क्या है, माजी का जुमला है, आपसे रिलेटेड ही है। स्टूडेंट जाते थे ना, आजकल नहीं जा रहे। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस सिचुएशन, हाल में जब हम लिखेंगे तो इसी फिक्रे को हमने, मैं स्कूल जा रही थी, तो मैं स्कूल जा रही हूँ। ये ठीक है। चले, एनी हो, आप लोगों ने ये सेंटेंसेस जितने भी दिए हैं माजी के, उनको जुमले
हाल में तब्दील करके इधर अच्छी सी राइटिंग में ब्लू इंक पेन यूज़ करते हुए कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 7 इज़ ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फेल कर। अभी हमने जैसे कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस टाइम पे क्या काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये फेल है। उर्दू की लैंग्वेज या ज़ुबान में हम इसको क्या कहेंगे, फेल। तो जबकि काम करने वाला फ़ाइल है, मैं मिस गुल इज़ फ़ाइल, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ या मिस गुल पढ़ा रही हैं, तो मिस गुल फ़ाइल होगा और पढ़ा रही हूँ का क्या होगा, फेल होगा। तो आपने इसमें फ़ाइल और फेल जो है वो ढूंढने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज़ आमना कपड़े धो रही है, तो कौन कर रहा है काम, आमना। तो आगे उन्होंने 2 लाइनें दे दी हैं, फेल और फ़ाइल, ठीक है। फेल और फाइल, ठीक है। काम करने वाले को फाइल और जो काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं, फेल। राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही। अब है फिक्रा, आमना कपड़े धो रही है, कौन काम कर रहा है इधर, यस आमना। आमना क्या है, फाइल, ठीक है। इसको हम फाइल वाले खाने में लिख देंगे। और क्या कर रही है, कपड़े धो रही, धो रही जो है वो फेल में आ जाए, ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपने बाकी फिक्रात में भी जो जो फेल में आ रहे हैं, काम हो रहा है, वो आपने फेल वाले कॉलम में लिखना है, और जो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हो रहा है, वो आपने फाइल वाले ब्लॉक में लिखते जाना है। नेक्स्ट है जी, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के इसमें ख़ास को इसम को या इसमें ख़ास को इसम मार्फा कहते हैं। जैसे आपने वर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह नाउन की भी टाइप्स होती हैं। तो इसम की भी इकसाम होती हैं, इसम मार्फा है, इसम नकरा है, और हैं। अभी आपकी क्लासेस छोटी हैं, तो उसमें जो है इसम मार्फा वो किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन, वो ख़ास नाम हो जो किसी और कॉमन नेम नहीं होता। मसलन लाहौर एक ही सिटी है, हमें पता चल जाता है लाहौर किस सिटी का नाम है, कौन से सिटी से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, कोई और कंट्री नहीं है, तो दैट इज़ स्पेसिफिक नेम ऑफ आवर कंट्री, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। इसम ख़ास या इसम मार्फा। तो दरअसल जुमलों को पढ़ें और इसम मार्फा तलाश करें। बहुत ही आसान एक्टिविटी है। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। इसमें आप देखें कि कायद-ए-आज़म किसी और का नाम सुना है आपने, नहीं, तो आपने कायद-ए-आज़म को इसम मार्फा के नाम में लिखना है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी इसम मार्फा में आएगा। पहले सेंटेंस जो पहला जुमला है उसमें 2 इसम मार्फा हैं, कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान। उनको आपने कॉमा के साथ जो है वो यूज़ करके तो दोनों को एक ही लाइन में लिख देना है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 9, दर्जर पैराग्राफ को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये आपकी इंग्लिश में भी आई थी, अगेन कॉम्प्रीहेंशन थी उधर, और इसको उर्दू में हम कहेंगे तफ़हीम इबारत। तो ये भी आपके लिए न्यू नहीं है, ये आपने च्यूंटी के बिल में छोटी छोटी सुरंगें और कमरे होते हैं, ये सारा पढ़ना है। बहुत इजी पैराग्राफ है, और नीचे सवालात हैं, उनके सवालात के जवाबात इसी पैरा में से ढूंढने हैं और अच्छी सी राइटिंग में नीचे लिखने हैं, ठीक है। बहुत इजी है, ये च्यूंटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट कंप्लीट हो गई क्लास 5 आपकी वर्कशीट्स। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर नोट्स। अगेन जैसे क्लास 1 to ऑनवर्ड 5 क्लास तक हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ। आपकी नोटबुक्स के ऊपर ही जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको हम करवाते हैं, और इस तरह से हमने आपको इस फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में, सॉल्व फॉर्म में दिए हैं। ये आपने लर्न एंड प्रैक्टिस गिवन नोट्स ऑन रफ रजिस्टर, राइटिंग इनकी करनी है, लर्न करके राइटिंग अच्छी सी करके रफ रजिस्टर यूज़ करने हैं। अगेन एक्टिविटीज़ आप बुक्स पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नीड्स
नोटबुक्स को आपने यूज़ नहीं करना। और इसमें भी साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं और मैथ्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस आपने करनी है। उसमें आपने टेबल्स जो कि बेसिक नेसेसरी थिंग है मैथ्स की, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये इन्हीं पे बेस करती है। अगर आपको टेबल अच्छे तरीके से नहीं आते, टीचर्स आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करवाती थी, इंशाल्लाह अगेन करवाएंगी, तो आपने स्पेशली टेबल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लासेस में थे उनको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करके उनकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर्स पे। तो आई होप यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अगेन उर्दू में आपने राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस नहीं हुई है आपके लास्ट समर पैक में भी, वो भी करनी है आपने रफ रजिस्टर्स पे भी। और अगेन इस्लामिया का हिफ्ज़ पोर्शन और उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन, तर्जुमे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने करके आना है और अपने एग्ज़ाम्स में आपने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं और अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखना है। आई थिंक सो ऑल थिंग्स आर क्लियर नाउ। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम एंड अल्लाह हाफिज़।